नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 29 मई और आज हम लोग देखेंगे कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के संदर्भ में आपके सामने कुछ कथन दे रखे हैं। कौन से कथन सही हैं इसका पता लगाना है। अब देखिए ये न्यूज चर्चा में क्यों आई। हाल ही में भारत के अंदर 44th एडिशन जो था पोलको आईएसओ का, इसकी मीटिंग हुई है। जरा इसके बारे में जानते हैं। जो आईएसओ है यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी एक समिति है जिसको पोलको के नाम से जानते हैं। इसका बेसिकली काम यह होता है कि जितने भी उपभोक्ता हैं, जो मानक डिसाइड होते हैं वो उनकी जरूरतों के हिसाब से होने चाहिए। अगर यहां पर आईएसओ की बात करें तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि आईएसओ जो है इसको 1947 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। बेसिककली ये एक अंतरराष्ट्रीय मानक का एक विकास का संगठन है जिसके अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, अगर टोटल देशों की बात करें तो 168 देश इसके मेंबर हैं। हर देश के अंदर फॉर एग्जांपल कि एक्स वाई जेड ये सारे देश इसमें आते हैं, तो एक्स का एक मानक का अपना संगठन होगा, वाई का अपना संगठन होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत जो है वो आईएसओ का एक संस्थापक सदस्य है, तो भारत के अंदर जो संगठन काम करता है उसको हम लोग बीआईएस के नाम से जानते हैं। तो बीआईएस बेसिकली इस आईएसओ का एक मेंबर है और इस संगठन की जिम्मेदारी होती है कि भाई जितने भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबके इक्विपमेंट्स होते हैं या कुछ टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल क्षेत्रों में उनके मानकों को डिसाइड करना। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं। यह संगठन सभी तकनीक और गैर तकनीक क्षेत्रों में मानकीकरण विकसित और प्रकाशित करता है। यह कथन तो सही है, परंतु यह अपूर्ण कथन है। यहां पर यह होना चाहिए था कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के भी इक्विपमेंट इसमें शामिल होते हैं। इस वजह से यह कथन गलत हो जाएगा। यह 1947 में बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ का संस्थापक सदस्य है। यह कथन हमारा एकदम सही है। तो इसमें से हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक कथन, और वो है थर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का हिस्सा है। आपके सामने ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अब उसी से जुड़ा हुआ ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा बीआईएस के बारे में जानते हैं। तो एक अधिनियम आया था जिसका नाम है बीआईएस अधिनियम 1986 में, तो उसके अंतर्गत इस संस्था को बनाया गया। 2017 में इसके अंदर वापस से मॉडिफिकेशन किया गया था। अगर मंत्रालय की बात करें तो बीआईएस जो है वो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका भी काम होता है कि भाई भारत के अंदर जितने उपभोक्ता हैं उनकी जरूरतों के हिसाब से, और एक जो ट्रस्ट होता है, विश्वसनीय गुणवत्ता, कोई भी प्रोडक्ट है तो वो उसकी क्वालिटी, ये सारी चीजों के बारे में जो मानक निकाले जाते हैं उनको डिसाइड करना, प्लस उपभोक्ता का स्वास्थ्य उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना, प्लस यहां से जो चीजें बाहर निर्यात होती हैं या जो चीजें आयात होती हैं उनके बारे में भी यहां पर काम करना। तो अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ, अभी हमने देखा कि भारत इसका संस्थापक सदस्य था, तो बीआईएस इसका मेंबर है। अंतरराष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग, प्रशांत क्षेत्र मानक कांग्रेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन और विश्व मानक सेवा नेटवर्क, ये पांचों ही संगठन का भारत सदस्य है, यानी कि बीआईएस सदस्य है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने कुछ कथन दे रखे हैं और सही कथन की पहचान करनी है। सागर परिक्रमा भारत सरकार के द्वारा की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना और विभिन्न मत्स्य पालन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान की सुविधा प्रदान करना। दूसरा है, सागर परिक्रमा का पहला चरण सासन डॉक मुंबई से शुरू हुआ था। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और जलीय कृषि यानी कि एक्वाकल्चर की बात हो रही है, उसके उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, सागर परिक्रमा का जो छठा फेज है ये यहां पर लॉन्च कर दिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सागर परिक्रमा जो है ये बेसिकली 2022 में इसका पहला फेज लॉन्च करा गया था, और ये कहां से करा गया था? मांडवी से लेकर पोरबंदर तक, यानी कि गुजरात में। इसको इसलिए चलाया गया था कि जितने भी मछुआरे होते हैं या जो कह लीजिए मत्स्य किसान होते हैं, इन सबको एकजुट करके एक समुद्री मार्ग होगा तटीय राज्यों का, यूटीज का, उन मार्गों से होते हुए एक नेविगेशन यात्रा निकाली जाएगी जहां पर इनसे जुड़ी हुई योजनाएं, इनसे जुड़े हुए कार्यक्रम ये चलाए जाएंगे, प्लस इनका आर्थिक उत्थान कैसे करा जा सकता है ये हमारा लक्ष्य है। अगर भारत में मत्स्य पालन की बात करेंगे तो आप देखो 1950-51 में 7.5 लाख टन ये प्रोडक्शन था, जो अब हो गया है 162.48 लाख टन पर एनम। इस हिसाब से भारत जो है वो दुनिया का तीसरा
सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है। टोटल वर्ल्ड में 8% शेयर अकेले भारत का है। और अगर एक्वा कल्चर की बात करेंगे तो उसमें भारत की पोजीशन सेकंड आती है। वापस अपने प्रश्न पे आते हैं, तो यहां पर पहला कथन एकदम सही हो जाएगा। दूसरा कथन देखिए, ये मुंबई से नहीं, ये गुजरात में हुआ था, मांडवी से पोरबंदर तक, मैंने आपको बताया अभी। और यहां पर तीसरा कथन जो है वो सही है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। केवल 2 कथन यहां पर सही है, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने 2 कथन है, आप बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15 से कम नहीं होगी। यह प्रावधान 2003 के 91 संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। इसको करने का प्रयास करिए। अब आप देख रहे होगे कर्नाटका में ना जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होता है उसको लेके यहां पर खींचातानी चल रही है, तो इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आ गई। अब देखिए, पहले वाले कथन को अगर आप देखोगे तो यहां पूर्ण विराम तक तो कथन एकदम सही कि 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु राज्य में मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे 15 लिखा हुआ है, जैसे ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा वाला कथन एकदम सही है। ये जो प्रावधान था ये 91st अमेंडमेंट 2003 से जोड़ा गया था। आर्टिकल 164 इसका जो खंड ए है उसमें 1A इसको शामिल किया गया था। तो इस हिसाब से हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, लेटेस्ट 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को संडे को आयोजित करी गई थी। उसमें प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी के द्वारा पूरे प्रश्न पत्र का विश्लेषण आपको दिया जा चुका है यूट्यूब चैनल पर, उसको देखिए। और मैं चाहता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। अब आज के तथ्य में नजर डालते हैं। आदर्श कारागार अधिनियम 2023, जिसको मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 के नाम से जानते हैं, हाल ही में हमारे गृह मंत्रालय द्वारा इसको तैयार किया गया है। और इसको तैयार करने में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD की जो अनुशंसाएं हैं उसको ध्यान में रखा गया है। अब आप कहोगे ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि लगभग 130 वर्षों के बाद ऐसा मॉडल प्रिजन एक्ट हमारे सामने देखने को मिल रहा है। तो यानी कि 130 वर्ष पहले एक अधिनियम काम करता था जिसको बोलते थे, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो लिखा हुआ है प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894। तो 1894 का जो एक्ट था उसके कई सारे प्रावधान अभी तक चले आ रहे थे, तो उसी को ये अधिनियम जो है वो रिप्लेस करेगा। पहले वाले अधिनियम का ना मेन फोकस किस चीज में था ये आपको जानना बहुत जरूरी कि हमें भाई इस चीज की आवश्यकता पड़ी क्यों। तो पहले वाले अधिनियम में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। तो इसमें ना बेसिकली फोकस किस चीज पे करा जाता था, अपराधियों को जेल में रखने में या फिर उनके अनुशासन संबंधी जो नियम कानून थे उसको ध्यान में रखा जाता था। परंतु यहां पर ना अपराधियों में सुधार कैसे हो, उनका पुनर्वास कैसे हो, इस बारे में कोई प्रावधान नहीं था। तो बेसिकली ये वाला जो एक्ट है वो इस पर ज्यादा फोकस करेगा। नए अधिनियम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे जो कारागार में देखोगे आप ना, मोबाइल फोन्स वगैरह जैसे प्रतिबंधित वस्तुएं होती हैं, इसका जब भी कोई कैदी यूज करता है तो आप कई सारे वीडियोस देखते होगे, उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि जेल में बंद है बट इसका यूज कर रहे हैं, जो कारागार कर्मचारी हैं वो भी इसका यूज कर रहे हैं। तो इनके लिए अब दंड का प्रावधान यहां पे रख दिया गया है। जो भी ये हाई सिक्योरिटी जेल होती थी ना, या जो ओपन कारागार होते थे ना, उनकी स्थापना की बात यहां पर करी जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है कि जो हमारे भारत की जेल है वो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो चुकी है। उसमें अपराधियों की संख्या ज्यादा है बट परंतु उनका एरिया बहुत कम है। इसमें अंडर ट्रायल कैदी भी आपको देखने को मिलेंगे जिनका केस चला आ रहा है परंतु अभी भी वो जेल में बंद हैं, जो बहुत ज्यादा ब्रूटल अपराध करते हैं, बहुत ज्यादा घृणित अपराध करते हैं। उन अपराधियों को या उनकी जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं उसमें उसके लिए यहां पे प्रावधान है कि उसको समाज से किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है। जो भी कैदी यहां पर अच्छा आचरण करेंगे, ठीक है, जिनका बिहेवियर अच्छा रहेगा, तो उनको यहां पर समय से पहले फ्री करने का भी प्रावधान रखा गया है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी वुमेन प्रिजनर्स होते हैं या जो ट्रांसजेंडर होंगे, इनके लिए अलग से यहां पर प्रावधान करा गया है, अलग से आवास का प्रावधान है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात करी जा रही है, जिससे कि जो जेल होती है, इनका जो प्रशासन होता है ना, इसमें आए पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। तो अब इसमें कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे कि मान लीजिए कोई अपराधी है, अब वो अदालत में किसी कारणवश किसी हेल्थ इश्यूज के कारण नहीं पहुंच पाता है, तो कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू
उसका केस सुना जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान थे जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा देखिए, जेल से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ओवरलोडेड जेल है, ठीक है, जहां पर स्वच्छता की बात होती है तो इसको भी थोड़ा सा नजरअंदाज करा जाता है जेलों के अंदर। प्लस यहां पर जो ट्रायल्स होते हैं ना, उसमें काफी ज्यादा डिले यहां पर देखा जाता है, तो एक केस बहुत समय तक चलता रहता है। तो जो अंडर ट्रायल व्यक्ति होते हैं उनको भी इसी जेल में रखा जाता है। प्लस जो बात आती है कि भाई हिरासत में कई बार प्रताड़ना के केस भी सामने आते हैं, हिंसा के केस भी सामने आते हैं, तो ये भी एक जेल के साथ प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, यहां पर जब महिलाओं की बात आती है तो हालांकि महिला जो कैदी होती है उनकी संख्या कम होती है, बट उनके लिए गर्भावस्था के दौरान उनकी देखभाल की कमी या उनके शैक्षिक प्रशिक्षण की कमी की बात होती है। शारीरिक और मानसिक समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। स्वच्छता की जो सुविधाएं होती हैं इसकी भी कमी यहां पर देखी जाती है। तो ये कुछ ऐसे चुनौतियां हैं जो जेल प्रशासन को, जिसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए ये वाला जो मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर साबित होगा। तो आज मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं। एक तो जो मैंने 2023 प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पूछा है उसका आप कमेंट करके उत्तर करोगे। दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूं, कल की प्रारंभिक परीक्षा में यूक्रेन के बारे में एक प्रश्न आया था कि यूक्रेन से सीमा बनाते हुए कौन कौन से देश हैं, तो मेरे को वो सारे देशों के नाम बताइए जिनकी सीमा यूक्रेन से लगती है। इन दो प्रश्नों का उत्तर कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो आज के डेली क्विज के सेशन में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, उनका बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।